दिमाग, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा खोल के? ध्यान और कान तो खोल नहीं रहते, बाकी सब खुलता नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए खोल लीजिए। चलिए, आज का रिवीजन का टॉपिक क्या है आप लोग का? भारत में कृषि। ठीक है नितेश, अच्छा। हाँ बाबू, आपका शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, और टॉपिक का नाम है भारत में कृषि। तो यहाँ पर आपको पूरा सीन तो पता ही था, उसका रिवीजन कराते फटाफट जल्दी जल्दी से। तो इसमें क्या है क्या कि देखिए, पहला पॉइंट क्या है इसमें लॉजिक कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि पर डिपेंड लोग ज्यादा है, इसीलिए कृषि प्रधान देश है। क्योंकि यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या क्या है, प्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड है? कृषि पर निर्भर, प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ठीक है, अब कृषि का देखते हैं भागीदारी आपके जीडीपी में। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, है ना। उसमें कृषि का अपना भागीदारी कितना कितना है आजादी से लेकर अभी तक में। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए 1951 की बात करें तो उसमें जीडीपी कितना परसेंट था? 52% था। मतलब जीडीपी में भागीदारी 52% था, किसका? कृषि का। 1919 से 2019 से 20 की बात करें तो 17.8% भागीदारी था। 20 से 21 की बात करें तो 19.9, 21 से 22 में जाएंगे तो 18.4, उसमें आएंगे तो 18.2। अभी वर्तमान जो रेट है उसमें कितना है? 18.2 है, 18.2%। ये वर्तमान का डाटा है। ठीक है, 18.2% भागीदारी है जीडीपी में, किसका? कृषि का। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए भारत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक विभाग है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो विभाग है उस विभाग का नाम या किस विभाग से होता है, तो उसका एग्जाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी विभाग। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग। उसने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया। 3 क्षेत्र है आपका, कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में कृषि है, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग है, तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा है। अभी ये उल्टा हो गया, पहले क्या था कि सबसे ज्यादा परसेंटेज 52% किसमें था? कृषि का था। लेकिन अगर अभी देखिएगा आकलन करने पर कि राष्ट्रीय आय में तो सबसे ज्यादा जो है आपका तीसरे तृतीय क्षेत्र का है, 55% है सेवा का, है ना। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि है, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग है और तृतीय क्षेत्र में क्या है आपका? सेवा है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, तो कृषि का परसेंटेज कितना आ गया? 19% आ गया। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग में कितना परसेंट हो गया? 26%। और सेवा का कितना परसेंट हो गया? 55%। ये उसका जीडीपी में भागीदारी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का है? तो कृषि, द्वितीय क्षेत्र का उद्योग और तृतीय क्षेत्र का आपका सेवा। तो अभी सबसे ज्यादा भागीदारी किसका है? सेवा क्षेत्र का। बोलिए सेवा का, बोलिए, या बोलिए कौन सा क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर भारत में कृषि का थोड़ा बहुत डिटेल दिया है क्या कि 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? मानसून पे। और 45% क्षेत्र जो है सिंचित है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि अगर 100% लिया जाए तो 100% में 55% वैसा क्षेत्र था जहाँ के लोग जो है मानसून पर डिपेंड है। जब बारिश होगा तो खेती अच्छा होगा, बारिश नहीं हुआ, मानसून नहीं आया तो खेती उतना अच्छा नहीं होगा। और मात्र 45% वो हिस्सा है जहां पर सिंचाई का सुविधा उपलब्ध है ना, अच्छे से सिंचाई हो पाता है। कितना परसेंट पे? 55% पे। अब 45% पे। अब 55% में क्या है आपका? मानसून पर डिपेंड है। अब उसमें भी देखिए भारतीय किसान करते क्या है खेती के रूप में, तो यहाँ बोला गया है कि 60 से 65% जो खेती करते हैं वो खेती करते हैं खाद्यान्न फसल का, खाने के लिए, है ना। 60 से 65% जो फसल करेंगे कौन सा फसल रहेगा आपका? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल में खाने योग्य फसल, जैसे आपका हो गया धान, गेहूं, है ना, ऐसे गेहूं चावल जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और 35 से 40% जो होगा फसल उगाएंगे
वो होगा वाणिज्य के लिए, मतलब कि व्यापार करने के लिए, बेचने के उद्देश्य से। ठीक है, जैसे कपास, तो कपास का आप सब जितना पैदावार होगा वो सबका यूज घर पे नहीं ना कीजिएगा, उसको बेचिएगा। कपास हो गया आपका, जूट हो गया, आप असम उसम में जाते हैं तो चाय मिलेगा आपको। ऐसे थोड़ी कि चाय सब उगाए तो सब पी के बना के बेचता है लोग, है ना। कॉटन हो गया कप, ठीक है। तो ये सब गन्ना हो गया, तो गन्ना थोड़ी सब खा लेता है अपने घरे में खा के खत्म कर देता है, नहीं, उसे मीठा बनाएगा, चीनी के लिए भेजेगा, व्यापार करेगा। ठीक है, जूस पिला दो मौसमी का, जूस पिला दो गन्ना का। आइए यहाँ पे, अभी वायरल है। अभी हम देखते हैं कि भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना कितना परसेंटेज जो है आपका यूज किया जाता है किस किस क्षेत्र में। तो सबसे पहला क्या है आपका, 51% भूमि किस में यूज किया जाएगा, कृषि आधारित, मतलब खेती करने के लिए। 21% भूमि पर क्या है आपका, वन है। 24% भूमि आपका बंजर है, जहाँ पर कोई फसल नहीं होता है। ठीक है, और आपका 4% भूमि जो है वो किसके लिए है, चारागाह के लिए। ठीक है, चारागाह समझ में आता है आप लोग को, कोई विदेश से तो नहीं ना आए हैं यहाँ पे, सब भारतीय है ना जी, आपको नहीं समझ में आता है, एगो विदेशी मिली है, गैया हम पाल के रखे थे सब, भुला गया था का। चारागाह होता है वैसी भूमि जहां पर जानवरों का चरने का सुविधा हो, घास चरने का, है ना, घास वाला एरिया। वहां पर आप फसल नहीं है, अब बड़ा बड़ा वन नहीं है, सिर्फ छोटा छोटा पेड़ पौधा है, जिसको चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चारा के रूप में जानवर करता है। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए यहाँ पर 15 प्रकार का जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितना कितना है, 15 प्रकार है। इसमें से 15 ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसका हम चर्चा आगे कर देंगे। ठीक है, कितने बांटा गया है, जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। कितने क्षेत्र में, 15 जलवायु क्षेत्र में। किसने विभाजित किया, योजना आयोग। अच्छा, अब कौन सा आयोग है, नीति आयोग। मोदी जी आए तो योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। ठीक है, गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः इसे सर्दी के ऋतु में ही उगाया जाता है। और क्या है, धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः इसे गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या बोला गया, इसको इसका मतलब क्या समझे आप, कि जितने भी पौधे हैं, फसल जो होते हैं, एक विशिष्ट मौसम में ही उसका पैदावार होता है। ठीक है, और कुछ पेड़ भी होते हैं जो अपना एक विशिष्ट जलवायु पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सेव का, तो सेव का लगा देंगे पेड़ बिहार में तो नहीं होगा। आम का पेड़ लगा देंगे जम्मू कश्मीर में तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसका जलवायु उस लायक यहाँ पर नहीं है ना। आम का जो जैसे हम लोग अगर नॉर्मली अगर हम लोग ही देखें तो हम लोग इस जलवायु में इस रहते रहते क्या हो गए हैं, एडजस्ट कर लिए हैं। ठीक है, और हम लोग को भेज दिया जाए लद्दाख क्षेत्र में तो हम लोग को ठंडा बहुत ज्यादा लगेगा वहां के तुलना में, वहां के लोगों की तुलना में। और वहां के लोग अगर यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग रहेंगे पहनने कुछ कम, पूरा स्वेटर उटर आउट ऐसे घूमेगा टिस्टे में। बोधिया में देखते करते होंगे, विदेशी जो आता है तो नॉर्मली टिस्टे पे घूमते रहेगा हाफ पैंट और टी शर्ट में, हम लोग पूरा खुशबुते रहेंगे दिन भर, है ना। वो लोग क्या है, एडजस्ट, वो लोग आया एकदम ठंडा से, जहां पर ठंडा यहाँ से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस चीज को करते करते। अब हम लोग चल जाएंगे अफ्रीका क्षेत्र में तो गर्मी बर्दाश्त नहीं लिया आएगा। ठीक है, किताब चाहिए आपको, अगर हम लोग चल जाएंगे अफ्रीका में, है ना, तो गर्मी हम लोग को उतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, पूरा नागमणि ले लेगा इससे, डेली हो जाता है मारने वाला। ठीक है, यही हाल जैसे हम लोग अपने अनुभव कर लेते हैं, वैसा ही अनुभव पेड़ पौधा के साथ भी होता है। ठीक है, पेड़ पौधा भी एक विशेष जलवायु में ही अपने को विकास कर पाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम यहीं पर देख लेते हैं तो गेहूं,
गेहूं अभी लग रहा होगा खेत में ठंडा के मौसम में, और गर्मी के मौसम में उसको काट लिया जाता है। और गर्मी के मौसम में क्या लगाते हैं हम लोग? धान। धान अगर बोल देंगे अभी तो हो पाएगा? धान नहीं हो पाएगा। गेहूं बोल देंगे गर्मी में तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका जलवायु उस समय नहीं था, उसका विकास हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज को समझना है। तो उसी जलवायु के आधार पर ही क्या किया गया कि योजना आयोग ने कुल 15 प्रकार के जलवायु के रूप में विभाजित किया है। ठीक है, तो 15 का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, बतियाया है यहाँ पे। ठीक है, सबका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना 15 का। किसके आधार पर बांटा गया है? जलवायु के आधार पर। किसने बांटा? योजना आयोग ने। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भारतीय किसान है उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती है। ठीक है, कौन कौन सा समस्या उनको देखना पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर पहला समस्या क्या है कि बहुत सारे लोग क्या है, मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। ठीक है, मानसून पर अत्यधिक निर्भर। जिस क्षेत्र में अभी भी सिंचाई की कमी है वहां के लोग किस पर डिपेंड है? मानसून पर। नहर नदी भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, देखिए लिखा है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जुआ समझ ही रहे हैं। ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सब ले डूबा। जैसे जुआ में जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो घर द्वार सब बेचिए। नहीं कि पांडव बनिएगा आप लोग, बीवी बुला दीजिए दाव पे ले जाओ, द्रौपदी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाद में मारा मारी होगा, महाभारत हो जाएगा। क्या है तो ऐसे बोल दिया हम औरत के बारे में है? तो क्या बोला गया? भारतीय कृषि क्या बोला गया? मानसून का जुआ कहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग किस पर डिपेंड है? मानसून पर। मानसून आएगा तो खेती अच्छा हुआ, नहीं आया तो खेती पूरा खराब। ठीक है, दूसरा समस्या क्या है कि कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। ठीक है, ये क्या होता है? तो एक तो कृषि लोग मतलब जो किसान लोग हैं वो उतना ज्यादा शिक्षित नहीं है और परंपरावादी खेती करते हैं। जैसे कि जो चलते आ रहा है, गेहूं धान लगाएंगे, धान के बाद ठंडी में गेहूं लगाएंगे, उसके बीच के मौसम बीज वाला में आपका चना मटर सब बो के रखेंगे, है ना? तो वो परंपरावादी खेती हो गया है। अब खेती का मार्केट थोड़ा चेंज हो गया है ना? अब जो परंपरावादी है उससे कुछ हटके करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा ज्यादा। मार्केट में डिमांड है। आपका स्ट्रॉबेरी का खेती लोग कर रहा है, करता है ना, मशरूम का करवा रहा है। ठीक है, तो ये सब का खेती ज्यादा होता है। अब तो आ रहा है ड्रैगन फ्रूट, जो फ्रूट का नाम, ड्रैगन फ्रूट का भी खेती कहीं कहीं लोग करना शुरू कर दिया है, जो काफी महंगा मिलता है। उससे फायदा किसको होगा? किसान को, महंगा बेचेंगे अपना। ठीक है, और क्या है? दूसरा क्या है कि कृषि खेतों का छोटा आकार होना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास खेत बहुत कम मात्रा में है। क्या है? बहुत कम मात्रा है। तो कृषि जोतों का आकार क्या हो गया? छोटा। देखिए लिखा है कि भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी क्या है? कम जमीन है। ठीक है, 2/3 जो किसान है, मतलब 3 में से 2 किसान, कहने का मतलब कि 3 किसान में से 2 किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी जमीन क्या है? कम है खेती करने के लिए। ठीक है, उनका पैदावार उतना अच्छा तो होगा नहीं ज्यादा से ज्यादा। चलिए, और क्या है? बीज की निम्न गुणवत्ता। बीज की निम्न गुणवत्ता, जो बीज हम लोग के पास आता है उसका क्वालिटी क्या है? बहुत लो क्वालिटी का है। ठीक है, जो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। क्या क्या इसमें बोला गया? देखिए कि भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणों के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण क्या होता है? पैदावार बहुत कम होता है। ठीक है, खेती पर बहुत कम रिसर्च के लिए पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, तो पैसा कम खर्च होगा तो क्या होगा? बीज रहेगा लो क्वालिटी के, लो क्वालिटी के बीज है तो क्या होगा? पैदावार अच्छा नहीं होगा या पैदावार। इसका चर्चा पहले भी हुआ था, फिर से कर दे रहे। ठीक है, रबी फसल क्या होता है आपका? जिसका बुआई जो होता है, बोते हम लोग कब? अक्टूबर और नवंबर में। काटते कब है उसको? मार्च अप्रैल में।
यह शीत ऋतु की फसल है। शीत ऋतु मतलब अभी चल रहा है शीत, ठंडा, है ना। तो अभी जो फसल हम लोग बोएंगे उसको कौन सा फसल बोलेंगे? रबी फसल। जैसे में आप लोग बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं अभी? गेहूं है, जौ है, सरसों, चना, मटर और आलू लग रहा है अभी खेत में, ठीक है। तो उसको कौन सा फसल बोलेंगे हम लोग? रबी फसल। आते हैं खरीफ फसल। ये ग्रीष्म ऋतु की फसल है, जिसको हम लोग क्या कब बोएंगे? तो जून जुलाई में बोएंगे और नवंबर दिसंबर में क्या हो गए? काट लेंगे। जो जो फसल अभी कट रहा होगा वो समझिए कि खरीफ फसल कट रहा है। जैसे हम लोग अभी काट रहे हैं धान, पीट रहे हैं उसको धनाधन, तो धान हो गया, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का और उड़द, ठीक है। ये सब कौन सा फसल है? खरीफ फसल। सवाल पूछता है यहाँ से उठा के कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल जायद है, ठीक है। और पूछेगा क्या कि खरीफ फसल को कब बोया जाता है, महीना पूछ देगा, कब काटा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा तब ना। खरीफ फसल को कब बो रहे हैं हम लोग? जून जुलाई में। और कब काट रहे हैं? नवंबर दिसंबर में। रबी फसल को कब बो रहे हैं हम लोग? अक्टूबर नवंबर, मतलब ठंडा की शुरुआत होता है तब। और काटते कब है? मार्च अप्रैल, होली के टाइम में, ठीक है। एक आता है जायद फसल, ठीक है। जायद फसल कब होता है? उसको बोते हैं हम लोग मार्च में, और काटते कब है हम लोग? जून में। मार्च में बो रहे हैं और जून में काट ले रहे हैं। इसमें क्या है कि जायद फसल रबी तक खरीफ फसल के बीच में सूखे मौसम उगाई जाती है ना। जब मौसम सूखा रहेगा उस कंडीशन में उगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक देन है, उसमें जो भी फसल निकलेगा उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगा, है ना। जैसे देख लिए खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूज और कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये सब में क्या है? पानी की मात्रा ज्यादा है। भले आपका वातावरण शुष्क रहेगा, आपका ठंड गर्मी का मौसम रहेगा, लेकिन जो फसल होगा उसमें पानी की मात्रा ज्यादा। आप गर्मी में देखते हो खीरा मिलेगा, तरबूजा मिलेगा, लालमी मिलेगा, खरबूजा मिलेगा, है ना। ये सब आराम से मिलते रहता है। तो 3 तरह का फसल हो गया, कौन कौन सा? रबी, खरीफ और जायद। रबी को कब काटते हैं हम लोग? मार्च अप्रैल में काटेंगे रबी को। रबी को कब काटते हैं? मार्च अप्रैल में। बोते कब है? अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल को कौन सा फसल बोलेंगे हम लोग? शीतोष्ण फसल। जैसे कौन कौन सा आ जाएगा? सरसों, चना, मटर, गेहूं, जौ, है ना, इत्यादि। आलू, ससुर बो रहे थे। चलिए, ये रबी खरीफ फसल कब बोएंगे? रुक जाइए, इधर से बोलिएगा। महिला मंडली जून जुलाई में बोएंगे। और काटिएगा कब उसको? कब? जैसे कौन कौन सा फसल हो गया? ध्यान, चाउर सब। अच्छा, फोन भी खोले हुए का? पीडीएफ भेजा हुआ था ना, हो सकता है फोन में से देख के बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और दाना लालमी होता है, लाल लाल। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रकार, कृषि का प्रकार देखते हैं। तो क्या क्या इसमें पहले बोला गया है? फसल चक्र समझते हैं। फसल चक्र क्या होता है, ठीक है। तो फसल चक्र क्या है कि योजनाबद्ध भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप में बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ती रहती है। जैसे कि अगर समझ, क्या हो गया? खिड़की बाबू बंद कर दीजिए खिड़की। अरे ये वाला बंद कीजिए, खुला तो है ना। एक आपका क्या था? फसल चक्र। फसल चक्र क्या था कि योजनाबद्ध बदल बदल का फसल लगाना क्या कहता है? फसल चक्र। जिससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ती है। जैसे क्या समझाया था कि अगर एक फसल लगाएं, जिस लगा लिए हम लोग धान, ठीक है। तो धान जिस खेत में लगाए हैं, अगली बार उस खेत में हम लोग लगाएंगे
दलहनी पौधा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि दलहनी पौधा के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। और मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। बात समझें? तो फसल चक्र यही है कि बदल बदल कर फसल लगाना। एक फसल लगाए, उसका लगा दे उसमें दलहनी पौधा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए, मिट्टी की उर्वरता फिर से आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फसल लगाएंगे, उसके बाद उसको काटेंगे तो फिर से लगा देंगे दलहनी पौधा। ऐसे ये कंटिन्यू क्या होता है, चलते रहता है, ताकि मिट्टी की उर्वरता क्या रहे, बरकरार रहे, ठीक है, खत्म ना हो। अब आते हैं अनुबंध कृषि। किसमें? अनुबंध। इसमें क्या था कि जो ये होते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, है ना, जो आपका बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस क्या करते हैं कि जाके किसान के खेत के पास ही, है ना, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लिए और उसको अपने हिसाब से उसमें खेती करवाएंगे। जैसे मान लें कोई किसी का कंपनी हो मीठा बनाने का, गुड़ बनाने वाला, ठीक है। अब उसको चाहिए गन्ना, तो किसी खेत के किसान के पास गया, उसके बाद खेत था, बोला कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप इस साल जो है इस खेत में धान न ला के लगा दीजिए, गन्ना लगा दीजिए, ठीक है। और उसके साथ कर लिया एग्रीमेंट, तो वो किसान क्या कर दिया, उसमें क्या लगाएगा, लगा दिया गन्ना, ठीक है। अब गन्ना लगा दिया, अब गन्ना कौन लेके जाएगा, डायरेक्ट। अब किसान को ये चिंता नहीं है कि मेरा गन्ना होगा तो हम इसको बेचेंगे कहाँ, क्योंकि वो अगर हो रहा है तो कौन लेके चल जाएगा, उठा के कॉन्ट्रैक्टर लेके चला जाएगा, ठीक है। अब आराम से उसको अपना जो भी करना होगा उससे करेगा, तो किसान भी निश्चिंत क्योंकि उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है, और कॉन्ट्रैक्टर भी निश्चिंत कि उसके पास जो अति चाहिए था वो मिल रहा है। फसल का तो दोनों का लॉस जाएगा, है ना। इसमें क्या है, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की जमीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। वही चीज है ना, जो जरूरत के हिसाब से, अगर उसको मन गया कि नहीं हम कुछ अब चिप्स बना के बेचेंगे मार्केट में, तो क्या करवाएगा, खेती, आलू का खेती करवाएगा, उससे जो भी पैसा उसके साथ होगा डील हो जाएगा कि हम इतना एरिया में लगवाइए आलू, हम इतना पैसा देंगे, ठीक है। तो किसान भी निश्चिंत हो गया और कॉन्ट्रैक्टर भी निश्चिंत। ठीक, एक आते हैं अगला, कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या होता है कार्बनिक खेती में, अभी इसी का ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, खेती में, कार्बनिक खेती के लिए। इसमें क्या होता है कि कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों, कीटनाशकों के बिना की जाती है, और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, बिना कोई कीटनाशक का, बिना कोई रसायन का, ठीक है। खेती करना किसके द्वारा, सिर्फ जैविक खाद के द्वारा। जैविक खाद हम बताए थे, क्या था जैविक खाद, जो गाय के मतलब जानवरों के निकले हुए अवशिष्टों से बनता है, जैसे गोबर से, मूत्र से, ठीक है। तो उससे जो आपका बना खाद वो कहलाया जैविक खाद। तो जैविक खाद के प्रयोग करके जो खेती होगा उसको बोला जाए कौन सा खेती, कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और गवर्नमेंट अभी इस पर फोकस ज्यादा कर रहा है, क्योंकि इसमें आपका रसायन का भी प्रयोग नहीं होगा, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात समझे? चलिए आगे आते हैं। झूम कृषि क्या होता है, ठीक है। झूम कैसे, झूम झूम के खेलना है ना, पूरा ऐसे झूम रहे हैं या खेती कर रहे हैं, नहीं। झूम कृषि होता क्या है कि यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधे को काट दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लें कि यहाँ पर जंगल है, पेड़ पौधा है, अब यहाँ पर मुझे खेती करने के लिए, तो जंगल पहले साफ कर लिए, वहां पर खेती किए, कब तक करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, क्या था, सीढ़ी नुमा खेती, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होता है, पर्वतीय राज्यों में, जहां पर पर्वत ज्यादा है, ठीक है। उसमें करता क्या है कि पर्वत को काट कर सीढ़ी के डिजाइन में बनाया जाता है। जैसे पर्वत का पूरा ढलान होता है ना, तो ढलान को ऐसे काट काट के बना देगा सीढ़ी जैसा, ठीक है।
और सीढ़ी पर क्या लगा देगा, अपने हिसाब से उसमें खेती करेगा। आप लोग इसका सीन देखे होंगे कहीं मूवी वूवी में, गाना उना में, ठीक है। सब होता है, धान भी होगा, गेहूं भी होगा, ज्यादातर आपका चाय वाय का बगान होता है उधर में, उस क्षेत्रों में, ठीक है। देखिए क्या बोला जाता है कि सीढ़ी खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवां भूमि पर कृषि का उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसमें क्या है, इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत जो होते हैं वो विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जैसे ये आपका पर्वत पूरा बना देते हैं हम साइड से, ठीक है। तो अब ये पूरा है ना, इस पर खेती करेगा, ढलान पे नहीं हो पाएगा पूरा, उसमें पानी रुकवे नहीं करेगा। क्या तो कि इसको काट काट कर बनाते हैं सीढ़ी नुमा, ठीक है। इधर से इसको काटेगा और आराम से इसको बना देगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसे कर देगा। ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये सीढ़ी नुमा करके ये बना देगा और इसमें आराम से क्या करेगा, फसल लगाएगा, ठीक है। ज्यादा हाइट भी नहीं देता है ताकि आराम से वहां पर चल जाए भी, जाना भी तो ऊपर है, तो ज्यादा हाइट भी नहीं देगा और आराम से छोटा छोटा करके यहाँ पर आराम से क्या करेगा, फसल उगा लेगा। यहाँ पर बहुत सारा फसल उगते हैं, ठीक है। धान वान भी यहाँ पर उगा सकता है लोग। बारिश का पानी क्या करता है, यहाँ पर आल बनाया जाता है, आरी जिसको बोलते हैं, तो पानी वहां स्टोर होगा, ठीक है। वहां पर आराम से धान की खेती कर लेगा, ठीक है। जो क्या बोलेंगे, कृषि नुमा खेती। आप लोग उधर देखिएगा, फोन उनमें सर्च करें तो आपको दिखेगा वहां पर, या बहुत सारा फिल्म उल्म के गाना वाना का शूटिंग उस एरिया में, हरा भरा क्षेत्र रहता है, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर लोग करता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसमें हरित क्रांति और भारतीय हरित क्रांति, ये तो समझाए ही थे हम लोग। क्या था कि हरित क्रांति क्या था, कि हरित क्रांति में क्या हुआ था कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, है ना। हरित क्रांति था क्या, तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक लागू किया एक नीति था, जिसमें हुआ क्या था कि इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, है ना। वैसा बीज लाया गया जिसमें पैदावार ज्यादा हो, फसल अच्छा हो, ठीक है। इसके कब हुआ था, तो ये 1965 में अमेरिकी, यूएसए और मैक्सिको के हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ठीक है। किसको, नॉर्मन बोरलॉग को। ये विश्व की बात कर रहे हैं, ये कहाँ के थे, तो मैक्सिको बोलेंगे, को इसके कहाँ के, मैक्सिको के। और वही बात करते हैं, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। शुरुआत कब, 66 से हुआ, तो गेहूं का, किसमें, गेहूं का सबसे ज्यादा पूछेगा तो गेहूं का कितना गुना, 5 गुना, और दूसरा में आपका चावल का 3 गुना, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। जिसमें किस पर असर पड़ा, किस किस फसल पे, गेहूं और चावल पर, सबसे ज्यादा गेहूं पर 5 गुना हुआ उत्पादन। उसके बाद चावल कितना गुना, 3 गुना। चलिए आगे आते हैं इसमें। अब बात करते हैं चावल का। तो चावल भात के मुख्य खाद्यान्न फसल है, ठीक है। जिसमें भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। अगर विश्व में देखें तो विश्व में प्रथम किसका है, चीन का। और भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग सालों चावल होता है ना। धान की पैदावार, अभी भी धान कहीं कहीं एरिया में लगल होगा, ठीक है। ये हो गया। बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक। ये तो पूछा ही है कितनी बार एग्जाम में कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ, कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे,
कटक में। अब बात करते हैं गेहूं का, तो विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत विश्व का कितना परसेंट गेहूं? 12%। विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। और भारत में कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान क्या है? प्रथम है। मतलब कि कम एरिया में ज्यादा पैदावार कहाँ होगा? पंजाब में। और सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी में। सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और कम एरिया में ज्यादा कहाँ पर? पंजाब में। अब विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। और सबसे ज्यादा किसका है? चीन का। पहला किसका है? चाइना का। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किस किस फसल में है? तो गेहूं में है फसल, गन्ना में है, आलू में है और मसूर में है। ये चार फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? पहला स्थान पर है। गेहूं, गन्ना, मसूर और आलू। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान है बाजरा का और सरसों। ठीक है, बाजरा क्या होता है? बहुत कम पानी में भी उग जाता है। जैसे बाजरा खेती हम लोग भी करते होंगे यहाँ पर, मकई वकई के साथ लगा देते हैं, लगाते हैं ना, मकई लगाते हैं तो मकई की आरी आरी पे लगाते हैं उसको बाजरा, है ना। और उसको काट के खिलाते हैं किसको? जानवरों को, चरही के रूप में। ठीक है, चरी के रूप में। नहीं, बाजरा भी लगाते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग तो बाजरा का यूज नहीं ना करते। कौन खाते हैं बाजरा का रोटी? खाते हैं कोई कोई नहीं। लेकिन वहां पर राजस्थान में क्या बाजरा ज्यादा होता है, तो वहां पर बाजरा की रोटी भी बनता है पिसवा के। ठीक है, बाजरा बहुत छोटा छोटा होता है, दाना ऐसा गोल गोल। ठीक है, गेहूं नहीं होता है राजस्थान में, बहुत कम मात्रा में, दूसरे राज्यों से खरीदता है वहां के लोग। और विश्व भारत में केरल में रबड़ ज्यादा होता है। ठीक है, गन्ना की बात करें तो गन्ना विश्व में कौन? और भारत में उत्तर प्रदेश। चाय में तो विश्व में कौन? चीन। भारत में असम। सोयाबीन विश्व में अमेरिका, भारत में मध्य प्रदेश। कॉफी विश्व में ब्राजील, भारत में कर्नाटक। अगर दाल की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम स्थान भारत का है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी घरों में दाल का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो भारत में उत्पादन भी ज्यादा है और खपत भी ज्यादा है। बात समझे? भारत में दाल का उत्पादन भी विश्व में प्रथम स्थान पे है और खपत भी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि कभी कभी किसी किसी साल दाल का खपत इतना ज्यादा हो जाता है कि दूसरे देशों से दाल मंगवाना पड़ता है भारत को। ठीक है, क्योंकि सब लोग के सबके घर में दाल बनना ही बनना है, नेसेसरी है। तो दाल भारत में, वैसे विश्व में भारत, और भारत में भी कौन सा राज्य? एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश दुगुना बना गया, दाल में और सोयाबीन में। सोयाबीन के लिए क्या बोला गया? सोया प्रदेश बोलता है मध्य प्रदेश को। याद किए है ना, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। तो सोया मतलब क्या समझ सकते? हम सुतल, आंख बंद करके सुतल है, जब सब वहां के आदमी जो है आंख बंद करके सुत गया, है ना। तो सोया का मतलब हुआ सोयाबीन से। सोया प्रदेश मतलब वहां पर सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, निकालिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल। भारत में हरित क्रांति किसके मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल के मामले में। चलिए आगे आते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे? एमएस स्वामीनाथन। और विश्व में कौन से? अगर विश्व की बात करें तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, आइए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वी